ओके सो गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हम लोग होम असाइनमेंट नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। अपने डाउट्स ऑलरेडी मार्क किए हो तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने मुझसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया ना, सबसे 1 तो नहीं बताना किसी को। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, it's given 5 gram of hydrogen gas is made to react with excess of oxygen to form water and H2O2. If the weight of oxygen consumed is 67.2 grams, then mole of water and H2O2 आपको डिफाइन करना है। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो दो कंपाउंड बन रहा है, एक वाटर और एक H2O2। तो पहले दोनों इक्वेशन अलग अलग करके बैलेंस करके लिख लो। सो राइट H2 plus O2 gives water and in second reaction it is H2 plus O2 gives H2O2। पहली इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ये 2H2 हो जाएगा और 2H2 हो जाएगा। अब हमारे पास 5 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो दोनों में रिएक्ट कर रही है, बट मुझे नहीं पता किस प्रोसेस में कितने ग्राम रिएक्ट कर रहा है। सो आई विल अज्यूम दैट इन दिस रिएक्शन x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 5 - x ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। ये क्लियर है? तो अगर x ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरे वाले रिएक्शन में 5 - x रिएक्ट करेगा। अब आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से देख सकते हो कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करके इसके 2 मोल्स फॉर्म होंगे और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करके इसके 2 मोल्स फॉर्म होंगे। हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है, तो उसका अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड अगर हम लिखेंगे तो पहले वाले रिएक्शन में देखो x/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट किया है और 2 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन का मोल्स कितना रिएक्ट करेगा? इसका हाफ, राइट। दूसरे वाले रिएक्शन में 5 - x/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन जितना रिएक्ट कर रहा है उतना ही मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड। यहाँ तक क्लियर? अब इससे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? पहले अगर x ग्राम पहले वाले रिएक्शन से रिएक्ट कर रहा है तो मोल्स हुए x/2, 2 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हुआ? उसका हाफ मोल। और दूसरे वाले रिएक्शन में देखो 5 - x मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पता चल गया आपको टोटल। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ आए पहले बात? इसके बाद बस अब सिंपली क्या करना है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे तो वो हो जाएगा x/4 प्लस 5 - x/2 इंटू 32 और ये अपने को गिवन है 67.2 ग्राम। यहाँ से सॉल्व करके पहले x निकालना है। सबसे पहले आपको सॉल्व करके x बताना है। इसने निकाला हो बताइए फटाफट। सबसे पहले हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट होकर वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके H2O2 बना रहे हैं। हाइड्रोजन का अमाउंट हमने x ग्राम मान लिया वाटर वाली रिएक्शन की, तो ऑटोमेटिकली 5 - x ग्राम हो गया H2O2 वाली रिएक्शन की। दोनों के मोल्स निकालने तो x/2 मोल हाइड्रोजन पहली रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, 5 - x/2 मोल दूसरी रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है। पहली रिएक्शन में 1 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड कितना हो गया? x/2 * 1/2। और दूसरी वाली रिएक्शन में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड कितना हो गया? 5 - x/2। टोटल मोल्स ऑक्सीजन का के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकालो और उसको गिवन मास के इक्वेट कर दो। दोनों वैल्यू सॉल्व करके जरा x बताइए। हेलो सर हाँ बोलो बोलो। सर आपने इनटू 32 क्यों किया? है मॉलिक्यूलर मास है ना? हाँ, मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मास आएगा। हाँ तो 32 भी मल्टीप्लाई करेंगे। 32 क्यों करेंगे मल्टीप्लाई? ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32 मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आया x/2 * 1/2 प्लस 5 - x/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए, मास निकालना है, मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें क्या परेशानी बेटा? इतना मोल सीखने के बाद ऐसा कंफ्यूजन? हेलो सर। हाँ सर ये पूरी इक्वेशन को एक साथ नहीं लिख सकते? पूरी इक्वेशन इसलिए एक साथ नहीं लिख सकते क्योंकि हाइड्रोजन और H2O2 दोनों एक साथ नहीं बन रहे ना, उनके स्टोइकियोमेट्रिक प्रोपोर्शन अलग अलग है ना रिएक्ट करने के लिए, तो दो अलग अलग रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2:1 मोल रेशियो में रिएक्ट कर रहा है तो वाटर बन रहा है, 1:1 मोल रेशियो में रिएक्ट कर रहा है तो H2O2 बन रहा है। दोनों एक ही रिएक्शन के प्रोडक्ट नहीं है ना। तो अब यहाँ से जैसे ही आपका x की वैल्यू 1/6 आ गई, अब यहाँ से आप मोल्स लिख लो अलग अलग, तो अब दोनों रिएक्शन फिर से अलग अलग लिख डालो। एक बार H2
प्लस O2 gives water. दूसरी इक्वेशन में लिखो H2O2, सॉरी H2 plus O2 gives H2O2. ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास. यहाँ पे इसका 1.6 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो 1.6 by 2 मोल हो गया. यहाँ 5 minus 1.6 by 2 मोल हो गया. अब क्वेश्चन में पूछा है कितना वाटर और कितना H2O2 फॉर्म हो रहा है. तो 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है तो उसके 1.6 by 2 मोल फॉर्म हो गए. और इसको जरा सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है. 4 में से 6 करा मतलब 3.4. कितने मोल बन रहा है. तो अगर इसका अमाउंट लिखेंगे तो 1.6 by 2 into 18 कर लो. और इसका अमाउंट लिखेंगे तो 3.4 by 2 into 34 कर लो. दोनों अमाउंट निकाल के बताइए कितना आ रहा है. फटाफट कैलकुलेशन चेक करो जल्दी जल्दी. पहले वाले का मास 14.4 ग्राम आ जाएगा. O2 का मास निकालेंगे तो 57.8 ग्राम आ जाएगा. सेकंड इक्वेशन में सर आएगा. ठीक है. और फिर टोटल इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे अगर हम तो दोनों का सम कर दो. ये वैल्यू आ जाएगी 0.8 प्लस 1.7. इज 2.5. सर हाँ बेटा. सर इसका आंसर सी भी तो हो सकता है. हाँ सी भी ठीक लग रहा है मुझे. इसका आंसर बी सी कर लो मुझे लगता है. एक बार H2O2 का अमाउंट चेक कर लो. बस कैलकुलेशन सही करिए ना. बस वो गलत ना हो. बाकी तो सही है. सर हाँ सही बेटा. है सर. सर ऊपर H2 और O2 की ऊपर क्या बोल रहा हूँ. H2O2 H2 plus O2 रिएक्शन लिखी है. हाँ ठीक है भाई. यहाँ तक क्लियर हो गया. पहले सबको समझ आ गई बात. दो अलग अलग रिएक्शन लिखी. दोनों का अलग अलग अमाउंट निकाले. तो H2O2 का अमाउंट 57.8 ग्राम आ रहा है तो ठीक है. इट्स ओके. तो क्या आप कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगा के देख लो. उससे भी पता चल जाएगा. क्लियर है यहाँ तक. तो इसका आंसर बी एंड सी कर लीजिए. इसका आंसर जो है वो बी एंड सी कर लो. दोनों आंसर हो जाएंगे. सेकेंड के बाद आपने क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट इज फोर्थ. फोर्थ क्वेश्चन लिखा है 30 ml of hydrogen and 25 ml of water. Oxygen reacts to form water. What is left at the end of the reaction? फिर से देखो इसको भी इक्वेशन बैलेंस करके लिखो. तो 2H2 plus O2 gives 2 water. अब आपको पता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल होता है. तो अगर इसका 30 ml है, इसका 25 ml है, तो पहले क्या करो लिमिटिंग रिएजेंट निकालो. तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे. इसका 30/2 कर लो. इसका 25/1 कर लो. ये 15 आ गया. तो यही मिनिमम हुआ. ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ. तो ये पूरा खत्म हो जाएगा. ये खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा. 25 ml में से 15 ml रिएक्ट कर जाएगा. तो 10 ml बच जाएगा. तो आपका आंसर 10 ml ऑक्सीजन हो जाएगा. ठीक है. तो 10 ml ऑक्सीजन लेफ्ट. ये आंसर हो गया. ठीक है. आफ्टर फोर्थ यू आस्क क्वेश्चन नंबर 7. वापस बताइए. ये 25 में से 15 की माइनस किया. बेटा 2 मोल हाइड्रोजन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो. अब अगर वो चीज नहीं देखोगे तो आप परेशान रहोगे. 2:1 की रिएक्शन है. 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा. तो अगर हाइड्रोजन 30 ml रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा. 15 ml. 30 का हाफ. तो 25 ml में से 15 ml रिएक्ट कर गया तो कितना बचा.
10 ml। ठीक है भी। Then you ask Sir. question। हाँ बेटा। सर एक बार फिफ्थ वाले की इक्वेशन को मतलब वो बता दीजिए, इक्वेशन एक बार। फिफ्थ लिख रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन PbO एंड HCl। सिंपली बैलेंस करके इक्वेशन लिखनी है, PbO प्लस HCl तो सेम है Cl2 एंड वाटर। यहाँ पे 2HCl कर लो, बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक बस है सर इतना कंफर्म करना था, इक्वेशन कम। ठीक है, तो ये 6.5 ग्राम हो गया, ये 3.2 दिया हुआ है। पहले दोनों के मोल्स निकालेंगे, तो उसके मोल्स बताओ कितना आ रहा है। 208 प्लस 16 224, तो यहाँ पे 36.5 ये मोल्स आ गए। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेना और उससे अमाउंट निकाल लेना, हो जाएगा ना सर। फिफ्थ ये के बाद सर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा 6 में थोड़ा करेक्शन था, वो ZnCl2 होगा। आई होप आप समझ ही गए हो। अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ है तो इक्वेशन सही लिख लो। जिंक के 2HCl से रिएक्शन होने के बाद ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन बनेगा। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो वो स्प्रिंट था। आई होप आपने करेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए तो अभी कर लो ZnCl2, फिर करेक्ट करके देख लेना। अगर कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दो। अभी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो लिखा है 4A plus 2B plus 3C gives A4B2C3। ये इक्वेशन है आपके पास। What will be the number of moles of product formed starting from 2 moles of A, 1.2 moles of B and 1.44 moles of C। तो मैंने आपको बताया ऐसे केस में सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालता है। So moles of one stoichiometric coefficient करो पहले फटाफट सारे केस में, और बताओ उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। सी वाली आ रही है। सी आ रहा है तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर सी आ रहा है तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। एक बार चेक कर लीजिए अगर किसी को कंफ्यूजन है फटाफट। तो सी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो प्रोडक्ट का अमाउंट सी से डिसाइड करेंगे। आपसे पूछा व्हाट इज द सर एक बार नंबर फोर्थ वाला फिर से समझा दीजिए। हेलो। हाँ एक मिनट रुक जाओ, पहले 7 कर लें फिर 4 बता। तो अब इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, इट इज 4:2:3:1। अब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट सी है तो सी से ही प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। तो अगर 3 मोल सी रिएक्ट करेगा तो 1 मोल A4B2C3 बनेगा। तो 1 मोल ऑफ सी से कितना A4B3 बनेगा, 1/3 मोल्स। तो यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ A4B2C3 लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 1.44/3 which is 0.48 moles। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन फिर से देख लो जिनको नहीं क्लिक करा। फोर्थ वाले क्वेश्चन में पहले रिएक्शन लिखी 2H2 plus O2 gives 2H2O। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, तो जो चीज हम मोल से डील करते हैं वही चीज वॉल्यूम के साथ डील कर सकते हैं। हाइड्रोजन के 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो अगर 30 ml पहले हमने 30 ml हाइड्रोजन और 25 ml ऑक्सीजन है, तो दोनों में पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाला। लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया हाइड्रोजन है हमारे लिए। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन पता चल गया तो हाइड्रोजन का अमाउंट 0 कर दिया। 2 मोल हाइड्रोजन से 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो 30 ml से कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, 15 ml। 25 में से 15 ml कम कर दिया तो 10 ml ऑक्सीजन लेफ्ट आंसर। ठीक है, आफ्टर 7th you ask question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 वाला भी। चल 9 की बताना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फिर इसके पहले। 9th में लिखा हुआ है फॉर द रिएक्शन AA plus BB gives CC and DD if initially X moles of A were taken and Y moles of B, which of the following is are correct। देखो हमारे पास इक्वेशन है AA plus BB gives CC plus DD। इसके हमारे पास X मोल्स हैं और इसके हमारे पास Y मोल्स हैं। तो पहले उसने पूछा है कि if A by B equal to X by B and no reactant is left over and like that, तो हमें मतलब ये डिसाइड करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं,
मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो उसके लिए x by a आ जाएगा, इसके लिए y by b आ जाएगा। अब इसमें से जो मिनिमम होगा, अगर x by a की वैल्यू y by b से कम हुई तो इसका मतलब a लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और अगर y by b की वैल्यू x by a से कम हो गई तो b लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और अगर x by a और y by b दोनों बराबर हुए तो दोनों ही लिमिटिंग हो जाएंगे, तो नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट ओवर। समझ आया? अब उसने क्या करा, x by a और y by b की जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो x by y ग्रेटर देन a by b कर दिया एक केस, और दूसरे वाले केस में x by y लेस देन a by b कर दिया। इसी रिजल्ट को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, we can write x by y is less than a by b, और इस रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं x by y is greater than a by b। ऑप्शन चेक कर लीजिए। समझ आया? यस सर। Then we go for question number 10। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट में सिखाया था वही क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम किया हुआ। आपको तरीका सिखाया था कि मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर हम करते हैं तो जिस रिएक्टेंट के लिए वो वैल्यू मिनिमम आती है दैट इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जहां मिनिमम आएगी दैट इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन में देखो लिखा है PCl5 starts to decompose at 2 atmospheric pressure if the degree of dissociation is 50% and find the total pressure। तो देखो पहले तो इसका डिसोसिएशन का इक्वेशन लिखो, PCl5 ब्रेक होके बनेगा PCl3 plus Cl2। इसका प्रेशर दे रखा है 2 atm। अब जानते हो अगर हमने एक क्लोज कंटेनर में रिएक्शन करा रखी है, टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है, तो वॉल्यूम प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा। यहाँ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल, तो जो चीज हम लोग मोल्स के साथ डील कर रहे थे वही प्रेशर के साथ डील करेंगे। तो अगर 2 एटमॉस्फेयर रिएक्ट कर रहा है तो 2 into 1 minus अल्फा, ये बनेगा 2 अल्फा और ये बनेगा 2 अल्फा। पहले ये समझ आया? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, तो जो हम लोग मोल्स के साथ करते थे वही प्रेशर के साथ कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो दो में से एक में से 1 अल्फा रिएक्ट करा तो 2 में कितना रिएक्ट करेगा, 2 into 1 minus अल्फा। तो रिएक्ट कितना करा, 2 अल्फा। 1 मोल ऑफ PCl5 से 1 मोल ऑफ PCl3 और 1 मोल ऑफ Cl2 बन रहा है, ये स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है। तो अगर यहाँ 2 अल्फा रिएक्ट करा है तो यहाँ 2 अल्फा और यहाँ 2 अल्फा फॉर्म होगा, राइट। अब आपसे पूछा गया टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर का मतलब सारी गैसेस का प्रेशर ऐड कर दो। उसका प्रेशर हुआ 2 into 1 minus अल्फा, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 2 into 1 plus अल्फा। और आपको क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू 0.5 दे रखी है, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा अपने पास, 2 into 1.5 means 3 atm। समझ आया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट बताया था आपको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब एक मोल में से कितना रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल में से अगर अल्फा रिएक्ट करेगा तो 2 में से कितना रिएक्ट करेगा, 2 अल्फा। तो 2 into 1 minus अल्फा लिखा, 2 अल्फा 2 अल्फा। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1:1:1 है। तो टोटल प्रेशर क्या करेंगे सब? इसको हम डायरेक्टली 2 का 50% +2 नहीं कर सकते? बेटा 2 का 50% कंज्यूम हुआ, बट बना कितना ये भी तो चेक करेंगे ना। तो सर उस 2 का 50% कंज्यूम हुआ तो उतना ही बन जाएगा एंड वो 2 ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं होता ना, मोल्स कंजर्व नहीं होते ना, आप कंफ्यूज कर रहे हो। 1 मोल से देखो 2 मोल बन रहा है। केमिकल इक्वेशन में मास कंजर्व्ड होता है, नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व्ड होते हैं, मोल्स नहीं कंजर्व्ड होते हैं। तो जितना प्रेशर कम हुआ उतना इंक्रीज होगा, ये जरूरी नहीं है। सर ये अल्फा 0.5 कैसे मतलब? क्वेश्चन में दिया ना 50%, पढ़ो तो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 50%, तो 1 में कितना हुआ, 0.5। आपको बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो होता है जो 1 मोल में से रिएक्ट करता है। तो 50% मतलब 100 में से 50 रिएक्ट कर रहा है, तो 1 में कितना रिएक्ट करेगा, 0.5। डेफिनेशन याद रखनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, बस डेफिनेशन याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल ऑफ इट। 1 मोल में से जितना रिएक्ट करेगा वो 1 minus अल्फा क्यों लिया?
क्योंकि रिएक्ट कर रहा है ना। सर अल्फा की वैल्यू अगर 0.5 है तो सर 2 into 1.5 क्यों किया गया? 0.5 नहीं है ना, 0.5 है, पता नहीं कैसे देख रहे हो। 100 में से 50 रिएक्ट कर रहा है तो एक में कितना करेगा, 0.5 की 0.05। ठीक है, चलो 10th के बाद यू आस्क क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो देखो फिर से बैलेंस करके इक्वेशन लिखो, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2 वाटर। ये इक्वेशन हो गई आपकी। इसका 3 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, इसका 29 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। दोनों के पहले मोल्स निकाल लो, तो ये 3/2 हो गया, ये 29/32 हो गया। फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, बताओ कौन सा रहा लिमिटिंग रिएजेंट? हाइड्रोजन। आपने सॉल्व करके निकाल लिया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा सर। कैसे, मतलब तरीका लगाओ, ऐसे तुक्का मारो थोड़ी काम बनेगा। कैसे बताया लिमिटिंग रिएजेंट निकालना? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 3/2 में 2 और डिवाइड करोगे तो 3/4 0.75 बनेगा, और 29 में 32 डिवाइड करोगे तो 0.75 से ज्यादा आएगा। करके देखो, तरीका सिखाया हुआ आप कर। एक्चुअली मैं प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे तो ये बहुत टफ है आपके लिए, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करोगे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मोल कॉन्सेप्ट झेलना बहुत मुश्किल काम है, और रूल्स फॉलो करोगे तो इससे आसान चैप्टर नहीं पूरे कोर्स। दोनों बातें हैं, जो मैं रूल सिखा रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इफ यू फॉलो स्ट्रिक्टली तो आईआईटी का कितना भी टफ सवाल आ जाए आप परेशान नहीं हो सकते। और तुमने रूल्स नहीं फॉलो करे, वही अपना पुराना 9th वाला तरीका लगाते रहे, मास से सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो तुम हर सवाल में परेशान रहोगे। दोनों बातें हैं, इसलिए बिल्कुल रिजल्टली फॉलो करो। जो मैं बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट हो गया, एक भी सवाल मिस नहीं होगा, एक भी सवाल, चाहे आईआईटी वाले कितना ही कठिन सवाल बना दें, तुम फंस नहीं सकते उसमें, इसकी मेरी गारंटी है। बट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्या तरीका सिखाया? मोल्स में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो और मिनिमम वैल्यू चेक करो। 3/2 में 2 से डिवाइड करोगे 0.75 आएगा, 29/32 में 1 से डिवाइड करोगे तो 29/32 अप्रोक्सीमेटली 0.9 आएगा। क्या लिमिटिंग रिएजेंट हुआ? हाइड्रोजन। अब एक बात पता चल गया, लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना मोल रिएक्ट करेगा? 1। समझ आया? तो अगर इसके 3/2 मोल रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा? 3/4। तो ये 29/32 माइनस 3/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, इतने मोल बचेंगे। बाद में मास पूछा हुआ है, मास निकाल दो। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट इज इक्वल टू 5/32 आई थिंक, और फिर इसका मास निकालोगे 32 से मल्टीप्लाई कर, 5 ग्राम आंसर हो गया। ठीक है, सर तो हाँ बोलते जाओ। 11th के बाद आपने पढ़ा सर आपने लिमिटिंग रिएजेंट में 3/2 लिखा, अगर लिमिटिंग रिएजेंट में 3/2 नहीं लिखा, 3/2 मोल्स है, मोल्स में 2 से और डिवाइड करो ना, वो तो तुम सॉल्व करो। उसने बताया लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन, तुमने डायरेक्ट लिख दिया। तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो साइड में सॉल्व करो अलग से। ये आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है तो आप सॉल्व करो। 3/2 × 2 करेंगे हाइड्रोजन के और 29/32 करेंगे ऑक्सीजन के लिए। ये वैल्यू 0.75 आएगी, ये वैल्यू 0.9 के आसपास आएगी, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब वो एक्सरसाइज बार-बार थोड़ी करेंगे, अब आप समझ गए लिमिटिंग रिएजेंट तो फटाफट लिखो। क्वेश्चन में कोई ये नहीं पूछता कि लिमिटिंग रिएजेंट आया कैसे, आपने डिसाइड कर लिया, सही डिसाइड कर लिया, पूरे नंबर हो गए। इवन स्कूल एग्जाम में भी तुम डायरेक्ट लिखते हो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई नहीं पूछ रहा कैसे निकाला है, ये नहीं बताना पड़ता कैसे निकाला, क्योंकि वो तो हमने जीरो करा ना, जीरो हो गया मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है। So you need not to prove that substance is limiting agent, तभी तो तुम्हें शॉर्टकट सिखाया है, क्योंकि सवाल में लिमिटिंग एजेंट बिना निकाले आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो लिमिटिंग एजेंट बहुत जल्दी निकालना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट यू आस्क क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 20 kg of nitrogen and 3 kg of hydrogen were mixed to produce ammonia.
द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, फिर भाई सेम क्वेश्चन, पहले इक्वेशन लिखो N2 + 3H2 gives 2NH3, N2 + 3H2 gives 2NH3, इक्वेशन हो गई बैलेंस होके। इसका 20 kg दिया हुआ है, इसका 3 kg दिया हुआ है, तो ये 20 × 10⁻³ ये इसके मोल हो गए, 3 × 10⁻³ ये इसके मोल्स हो गए। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है, हाइड्रोजन फिर से हाइड्रोजन आ रहा है, एक बार हाइड्रोजन चेक कर ले, एक बार फिर से सर चेक कर H2 लेते आ हैं। रहा है। हाँ H2 आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी लोग फटाफट सॉल्व करो अगर नहीं समझ आ रहा तो। भाई 3/28 इसके लिए तो यही रहेगा, 3 × 10⁻³ × 2 करेंगे तो यही वैल्यू स्मॉलर आ जा रही है, 0.5 के आसपास पहुंच जाएगा। सो दिस इज मिनिमम, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब डिसाइड कर लिया हमने ये लिमिटिंग रिएजेंट है, बस प्रॉब्लम सॉल्व। उसने पूछा अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, उसका था अमोनिया ना हाइड्रोजन से फॉर्म करेंगे तो इसके 3 मोल से इसके 2 मोल बनेगा, एक से कितना बनेगा 2/3, तो जो गिवन मोल है उससे कितने मोल्स बनेंगे, तो मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म is equal to 3 × 10⁻³ × 2/3, ठीक है। So this comes out to be 2 cancel 3 cancel, so this becomes 10⁻³ मोल। और फिर इससे आपका मास पूछा है तो मास ऑफ अमोनिया लिखेंगे तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो बस सिंपली, तो मास ऑफ अमोनिया लिखेंगे तो आ जाएगा 10⁻³ × 17 grams, और यू कैन सिंपली राइट 17 kg, ठीक है। क्लियर? Then you ask question number 13 also, या 14 सीधे, yes 13 also, सेम क्वेश्चन देखो 13 है। फिर से एक बार लिमिटेड रिएजेंट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, जिन लोगों को अभी भी डाउट रह जा रहा है वो ये पूरी डीबीबी दोबारा सॉल्व कर लेना, बस एक ही सोल्यूशन है। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको लिमिटेड रिएजेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सर ठीक है, समझ आ गया ना। अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, आपको कहीं से भी लग रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको इसको इमीडिएटली दोबारा सॉल्व करके देख लेना है बस, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गई बात? सर स्क्रीन नहीं आ रही है। अभी आ रही है? Then you ask question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 में देखो फिर भाई लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in the reaction will be, तो फिर से इक्वेशन बैलेंस करके लिख लो। हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहा है, इट इज फॉर्मिंग वाटर, इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो 2H2 + O2 gives 2 वाटर। 10 ग्राम हाइड्रोजन है हमारे पास, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों के मोल्स लिखेंगे पहले तो 10/2 64/32, तो इसके मोल्स आ गए 5, इसके मोल्स आ गए 2। फिर इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट अब की बार ऑक्सीजन आ रहा है, परफेक्ट। सो आपने लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है। अब उसने पूछा है कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो वाटर ऑक्सीजन से प्रोड्यूस करेंगे तो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म विल बी 4, मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म will be equal to 2 × 2 means 4. Clear? हाँ? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बताना है। सर स्टील वेसल का जो एक्सप्लोजन हुआ है वो ये डिनोट कर रहा है ना कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन Sir, रिएक्शन, बिल्कुल यही मतलब है। सर तो इसे फॉर्मेशन ऑफ H2O बता रहा है। हाँ, वाटर फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो वाटर फॉर्म। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वाटर ही फॉर्म करें।
ठीक है, और बाद में क्वेश्चन में लिखा भी तो अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो अंडरस्टूड है मैं प्रोडक्ट वाटर ही लिखना, ठीक है। इसका 14 तो हो गया ना, 14 भी बताना है। यस सर। 13 का आंसर 3 बोल दिया वो। यस सर। फिर आंसर सही कर लो, 13 का आंसर 4 मोल हो जाएगा। ठीक है, 13 का आंसर 4 कर लीजिए। देन 14 हो गया। सर 14 तो गैस NH2 ही होगा। नहीं नहीं, वो तो मिसप्रिंट है, गैस तो NH3 होगी। 14 में गैस जो है वो NH3 होगा। ओके। ठीक है, PCl5 वाला क्वेश्चन जो पूछ रहे हो उसमें प्रेशर निकालते टाइम केवल लेफ्ट ओवर PCl3 PCl5 नहीं लिखा है, जो PCl5 बचा है, जो PCl3 बना है और जो Cl2 बना है, सबकी वजह से प्रेशर लिखा है। तो 14 में केवल यही प्रॉब्लम है ना, अमोनिया वाला इशू सॉल्व करूं, उसको भी सॉल्व कर दो। तो उसमें देखो नाइट्रोजन की रिएक्शन है, हाइड्रोजन से करा रहे हैं और उससे अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो N2 + 3H2 के 2NH3 है, इसका 3 लीटर दिया है, इसका 6 लीटर दिया है। तो पहले इसमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो, लिमिटिंग एजेंट कौन सा आ रहा है, हाइड्रोजन। इसके 3 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो 1 से 2/3 बनेगा, तो 6 से कितना बनेगा, 6 × 2/3 यानी कि 4 मोल्स। अब जो 4 मोल्स बनेगा इसका वॉल्यूम लिखना है आपको STV पे, अच्छा वॉल्यूम में लिखना है तो ये 6 लीटर ही आएगा, 4 लीटर ही आएगा क्योंकि 6 वॉल्यूम लीटर बनेगा ना, 4 लीटर्स बनेगा, लीटर में ही दे रखा है, वॉल्यूम से ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मोल से नहीं सॉल्व कर रहे हैं। 3 मोल हाइड्रोजन 6 मोल हाइड्रोजन 3 मोल नाइट्रोजन 6 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट पहले आपने चेक कर लिया, लिमिटिंग रिएजेंट आपका रहा हाइड्रोजन, दैट इज 6। तो अगर 3 मोल रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगी, 1 रिएक्ट करेगा तो 2/3 बनेगा, 6 रिएक्ट करेगा तो 6 का 2/3 निकालना है, 4 मोल्स आंसर। ठीक है, इसका 15 भी बताना है या हो गया, हो गया। नो सर, बताना है, नो सर। हो गया ना, चलो गुड। तो इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे वापस पहुंचते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में आपने लेफ्ट सुनो यार, क्या फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो, पूछना है कुछ नहीं? तो चलो हम लोग लास्ट क्लास में मैंने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, दैट पोर्शन इज ओवर। आप देखो इसमें हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, दैट इज आल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अगला टाइटल लिखेंगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला टर्म होता है सॉल्यूशन। So write down the first term, solution. तो solution के केस में लिखेंगे it is a homogeneous mixture. सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपस बता दी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ज्यादा क्लियर हुआ? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे मान लो हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, अगर आप होमोजेनियस का मिक्सचर नहीं मतलब नहीं समझ पा रहे, क्या लिख लो सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। इसका अगर आपको मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो यू मे राइट सेम
कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कराया और एक सोल्यूशन बनाया, अब उस सोल्यूशन को सपोज करो मैंने एक जग में पहले प्रिपेयर करा और फिर मैंने उसको 10 ग्लासेस में सर्व कर दिया। अब उन 10 ग्लासेस में आपसे बोलूं कि हर ग्लास को टेस्ट करके आप बताओ कि किसका टेस्ट डिफरेंट है, तो आप रियलाइज करोगे कि आप किसी भी ग्लास का पानी टेस्ट करो, यू विल फील कि इट इज ऑफ सेम स्वीटनेस। इसका मतलब आप उसके किसी भी पार्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। समझ आया? या इसका दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने पानी में चॉक मिलाई और फिर उसे शेक कर दिया, तो देखने से तो आपको ऐसा लगेगा चॉक होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट आप क्या करो उसको अलग अलग 5 वेसल में ट्रांसफर कर दो, देन यू विल फाइंड आउट कि हर वेसल में जो अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि उसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम होगा, आप किसी भी पार्ट को उसका चेक कर लो, हर पार्ट का कॉम्पोजिशन सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अब इसमें सबसे पहले हमें ये सीखना होता है कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड कैसे करेंगे। और तो 9th एंड 10th क्लास में तो आप ऐसे ही बोल देते हैं कि जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट होता है और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, बट ये बात तो तभी तक ट्रू है जब तक आप पहले सॉल्यूशन बना रहे हो। बट अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया जाए तो आपको पता ही नहीं किसको किसमें डिसॉल्व कराया था। समझ आई बात? तो उसमें क्या होता है, इसकी दो कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी है। सॉल्यूशन का एक पार्ट सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। अगर आपको ये डिसाइड करना है कि सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है, तो अगर आपको ये डिसाइड करना है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो उसमें एक तरीका होता है कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हमेशा सॉल्यूशन से मैच करेगी। ठीक है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हमेशा सॉल्यूशन से मैच करेगी। तो पहले पॉइंट में यही लिखना है, सो राइट डाउन फॉर अ सॉल्यूशन, for a solution physical state of solvent, for a solution physical state of solvent is always same as that of solution. For a solution, physical state of solvent is always same as that of solution. तो किसी भी solution के अंदर solvent की physical state और solution की physical state हमेशा मैच करेगी। ऐसा कोई भी solution नहीं बनाया जा सकता जिसमें solution की physical state solvent की physical state से मैच ना करे, राइट? अगर ऐसा नहीं होगा तो homogeneous mixture बन ही नहीं सकता। तो जब भी कभी हम solution बनाएंगे तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमेशा सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट से मैच करेगी। दिस इज ऑलवेज ट्रू। यहां तक समझ आया आपको? अब सेकेंड पॉइंट में एक और कंडीशन आ सकती है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम होगी, तो उस कंडीशन में जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है बाय मोल, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। तो अगले पॉइंट में लिखो, इफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन all three are in same physical state। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है, इसलिए मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं। So I said if solute, solvent and solution all three are in same physical state, if solute, solvent and solution all three are in same physical state, then the substance in lesser quantity, and that too by mole, is solute। तो दो मेन क्लॉज हुए, तीन मेन बातें मैंने सिखाई आपको। पहला बताया कि सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरी बात में बताया सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। तीसरी बात में बताई कि सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट मैच करेगी। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनाया जा सकता जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सेम ना हो। तीसरे पॉइंट में आपको बताया कि अगर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो जाएगी, तो जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होगा उसको हम लोग
सॉल्यूट बोलेंगे। और कम और ज्यादा कैसे डिसाइड करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू मोल, नॉट विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट, नॉट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। इसको चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मोल्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप देखो, अगर इसका आपको एग्जांपल से बताओ तो सपोज करो हमने शुगर लिया, इसको वाटर में डिसॉल्व कराया और इससे एक सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन में देखो शुगर आपका जो है वो सॉलिड है, वाटर जो है वो लिक्विड है, और डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड होगा। यहां तक समझ में आई? यहां तक क्लियर हो गया? तो अब देखो इसी स्टेट में ये आपका सॉल्वेंट होगा डिफॉल्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। आप कितना भी शुगर और कितना भी वाटर लो, अमाउंट नहीं चेक करना है। और ये आपका सोल्यूट होगा हमेशा। ठीक है, अगर बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट भी मैच कर रही है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स भी सेम ले रखे हैं, तो आप किसी को भी सॉल्यूट कह सकते हो। दैट इज अ केस व्हिच इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आपने ऐसा केस ले रखा है कि जैसे 5 मोल शुगर 5 मोल, इस केस में तो कर ही नहीं सकते। जब आपने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट भी सेम ले रखी है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो भी बराबर कर दिया मोल्स के टर्म में, तो उस स्टेट में आप किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट बोल सकते हैं। दैट इज अ केस व्हिच इज नॉट डिफाइंड। बाकी सारे केसेस क्लियरली डिफाइंड है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन और सॉल्वेंट चेक करना है तो फिजिकल स्टेट मैच करनी चाहिए। जब तक फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तब तक तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। जो सॉल्यूशन है और जो सॉल्वेंट है उसकी फिजिकल स्टेट मैच करेंगे तो आप सॉल्वेंट आसानी से डिसाइड कर लोगे। अगर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो जाएगी तो जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलने लगते हैं, और ये कम अमाउंट डिसाइड करने के लिए मोल्स यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब जैसे दूसरा एग्जांपल सपोज करो मैं यहीं पे लिखूं, लेट अस से आई टेक एसिटिक एसिड and I'll add water to it and then I'll form a solution. तो इस केस में जो हमारा एसिटिक एसिड है वो देखो लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है और सॉल्यूशन भी लिक्विड है। तो अब देखो यहाँ दो केस पॉसिबल है। केस 1, मैंने इसके 1 मोल को इसके 10 मोल्स में डिसॉल्व कराया, तो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। और अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, केस 2, केस 2 में आपने इसके 10 मोल्स में इसके 1 मोल को डिसॉल्व करा दिया, तो अब ये सॉल्यूट होगा और ये सॉल्वेंट होगा। समझ में आया प्रोसीजर? तो दो कंडीशन सिखाई, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में डिसाइड करने के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक बार आईटीआई के केस में पूरा एक कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ है, 12 मार्क का क्वेश्चन, और वो इसी वजह से लोगों से गलत हो गया कि तो अल्कोहल और वाटर में डिसाइड नहीं कर पाए सॉल्यूट कौन सा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12th तक हेल्प करेगा। 12th में चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन, वहाँ ये पूरा पोर्शन कॉमन है, इसलिए बहुत केयरफुली समझना। ये अपने कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अभी तक जितनी बातें सीखी उसमें से। तो मैंने आपको दो बातें बताई कि पहले सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, उसके दो कंपोनेंट बताए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। डिसाइड करने का तरीका बताया कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हमेशा सेम होगी। अगर सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो जाएगी तो जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है पहले? ठीक है, बात समझ में आ गई? एक बार फिर से रिपीट कर लिए, आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है। मैंने आपको बोला है कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में अगर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम तो उसमें जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है, अगर सबकी फिजिकल सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सेम होनी चाहिए, और अगर सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो जाएगी तो जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और ये कम अमाउंट डिसाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोल्स। ठीक है सर, शुगर और वाटर में कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया? शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और सॉल्यूशन लिक्विड बना है, तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट मैच करनी चाहिए, तो इससे कंफर्म पता चल रहा है वाटर ही सॉल्वेंट है। ठीक है,
आगे बताइए, इतना समझ गए ना सारे लोग? चलो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट पे तब डिपेंड करेगा बेटा जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट से रिलेशन तब तक है तब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। अब हर बार ऐसा जरूरी नहीं सेम हो, जैसे सॉल्यूशन हम बनाने चले तो 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बना सकते हैं। कैसे? सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो जैसे हमने सॉल्यूट सॉलिड लिया, सॉल्वेंट भी सॉलिड लिया और सॉल्यूशन भी सॉलिड बना, जैसे एलॉयज होते हैं, तो उस केस में अमाउंट से डिसाइड करना पड़ेगा। बट अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूशन लिक्विड बन रहा है तो लिक्विड लिक्विड से सॉल्वेंट पता चल जाएगा। दो रूल है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट मैच करानी है। तो अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट आप आसानी से मैच करा लोगे। बट अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो गई तो जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। दो केस है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हमेशा मैच करनी चाहिए, एक कंडीशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट मैच कर गई तो फिर जो सब्सटेंस कम अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट लिख देंगे और अमाउंट डिसाइड करना है मोल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर? दो बार चेक करना है, पहले आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो चेक कर लिया आपने। अब देखो वो फिजिकल स्टेट किससे मैच कर रही है, जिस सब्सटेंस से मैच करेगी वो सॉल्वेंट हो सकता है। अब कोइंसिडेंस ऐसी भी हो सकती है कि दोनों से मैच कर जाए, सॉल्यूट से भी सॉल्वेंट से भी, तो नहीं क्लियर हो पा रहा है तो फिर जो कम अमाउंट में वो सॉल्यूट होगा। अभी क्लियर? अब देखो बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसका मतलब ये है कि हम सॉल्यूट का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट या सॉल्यूशन अगर रिपोर्ट करते हैं तो जो रिपोर्ट करने के तरीके हैं या जो प्रोसीजर्स हैं उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, अगला टर्म लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन में लिखो, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग It is a way of representing amount of solute with respect to solvent or solution. तो अगर आप solute का amount with respect to solvent या solution किसी भी तरीके से represent कर रहे हैं तो हम उसे concentration बोलते हैं। तो सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। इन बोथ द कंडीशंस इट इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हम कॉन्सेंट्रेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट, सॉरी इट इज क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। We'll write qualitative representation. Qualitative representation का मतलब होता है कि आप with respect to quality of the solution अपनी बात बताना चाहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला तरीका है वो है dilute and concentrated solution। अगर आप लैब में गए होंगे कभी तो आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जो सॉल्यूशंस रखे होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा DIL लिखा रहता है, DIL HCl, CONC HCl ऐसे करके लिखा होता है। तो DIL इज फॉर डाइल्यूट, CONC इज फॉर कॉन्सेंट्रेटेड। तो लेबोरेटरी में जो हमारे सॉल्यूशंस रखे होते हैं उन पे लेबलिंग लगी होती है, डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट NaOH, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH एंड सो ऑन। तो इस रिप्रेजेंटेशन में देखो हमें केवल ये पता चलता है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना हार्मफुल है या हमें कितना प्रिकॉशन लेते हुए उसे डील करना है। अगर डाइल्यूट HCl लिखा है तो हमें पता है इसमें HCl का अमाउंट बहुत कम है तो इट वोंट हार्म दैट मच। बट अगर बॉटल पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हमें उसे बहुत केयरफुली हैंडल करना है बिकॉज़ दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, वो हमें हार्म पहुंचा सकता है। तो ये लैबोरेटरी के लिए यूज होने वाला तरीका है। इस प्रोसीजर से सिर्फ हमें ये पता चलता है क्योंकि आप देखो तरीका क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं। तो क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या हुआ, केवल आपको क्वालिटी पता चलेगी, क्वांटिटी के बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो हमें आप क्वांटिटी नहीं बता रहे बट क्वालिटी पता चल रहा है कि सॉल्यूशन की क्वालिटी क्या है। तो पहला प्रोसीजर है डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसका पहले डेफिनेशन लिखो, इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट
तो उसे हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं. If amount of solute is negligible, if amount of solute is negligible with respect to solvent, it is dilute solution. And if amount of solute is significant, एक्सेस नहीं बोल सकते क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है, उससे ज्यादा डिसॉल्व करा ही नहीं सकते आप. सो इफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. जैसे अगर एग्जांपल से लें, सपोज करो हमने 1 ग्राम शुगर लिया और उसको 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दिया. अब 1 ग्राम शुगर को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आप टेस्ट करके भी नहीं बता सकते कि इसमें शुगर है. ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन. बट अगर आपने 1 लीटर पानी में लेट से 40 ग्राम शुगर डिसॉल्व करा दिया, 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व करा दी, तो उसका मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट डिसॉल्व किया हुआ है, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. समझ आया मतलब? सो डाइल्यूट का मतलब आपने जो अमाउंट ऐड किया है वो नेग्लिजिबल है, मतलब आप उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को बिना प्रॉपर तरीके के बता ही नहीं सकते. आपने डिसॉल्व किया इसलिए हमें मानना पड़ रहा है, बाकी हमारे पास प्रूफ तो है नहीं, मान ही नहीं सकते कि ऐसा हुआ है. और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रेजेंट है. जैसे हम लोग लैब में जब डाइल्यूट एस्टोसोमर बनाते हैं, तो डाइल्यूट एस्टोसोमर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20 लीटर पानी भरते हैं और उसमें 20 ml एस्टोसोमर मिला देते हैं. तो 20 लीटर पानी में 20 ml एस्टोसोमर मिलाने के बाद जो एसिड बनता है दैट इज डाइल्यूट एस्टोसोमर. इसी लेबोरेटरी में जब आप डाइल्यूट एस्टोसोमर यूज करते हैं तो आपके टीचर कभी नहीं बोलते आप इसे वेस्ट ना करो, क्योंकि वो पानी है, कितना भी फेंक लो, ठीक है. बट कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोमर की बॉटल हमेशा एग्जामिनर या टीचर के पास रखी होती है, बहुत मुश्किल से यूज करने के मिलता है, क्योंकि उसमें दोनों चीजें, रिस्क भी ज्यादा है और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती लेबोरेटरी में. तो डाइल्यूट एसिड्स में मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट है. तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस को केयरफुली डील किया जाता है. डाइल्यूट सॉल्यूशंस को भी हैंडल तो केयरफुली करना होता है, बट उतनी प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, इज दैट क्लियर? दिस इज वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन. सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन लोग यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दैट हम लिखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम लिखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप और अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करा सकते हैं गिवन टेम्परेचर पे. इस पॉइंट को लिखिए. इट इज अ सॉल्यूशन इन विच further amount of solute can be dissolved. It is a solution in which further amount of solute can be dissolved at a given temperature. It is a solution in which further amount of solute can be dissolved at a given temperature. It is a solution in which further amount of solute can be dissolved at a given temperature. दूसरा केस लिखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी आप जानते होंगे. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें आप फर्दर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व नहीं करा सकते गिवन टेम्परेचर पे. तीसरे पॉइंट पे लिखिए. It is a solution in which no further amount of solute can be dissolved. It is a solution in which no further amount of solute can be dissolved. It is a solution in which no further amount of solute can be dissolved. It is a solution in which no further amount of solute can be dissolved at a given temperature.
It is a solution in which no further amount of solute can be dissolved at a given temperature. और तीसरा टर्म होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा केस होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये थोड़ा स्पेशल केस है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि हम पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उसमें और अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं और फिर उसका टेम्परेचर सडनली डिक्रीज करा के ओरिजिनल टेम्परेचर पे ले आते हैं। तो उससे क्या होगा कि पहले आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो उससे और सोल्यूट डिसॉल्व हो गया और फिर आपने सडनली टेम्परेचर डिक्रीज करा के अगर ओरिजिनल टेम्परेचर पे ले आए तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट आपने जो एक्स्ट्रा सोल्यूट डिसॉल्व किया था वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक प्रेसिपिटेशन चलेगा तब तक इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे और जैसे ही प्रेसिपिटेशन रुकेगा तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका होगा फिर से। तो जितनी ड्यूरेशन तक प्रेसिपिटेशन चलता रहता है उतनी ड्यूरेशन तक इस सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट लिखना है आपको। सो राइट डाउन, if in a saturated solution if in a saturated solution solute is dissolved by increasing temperature, if in a saturated solution solute is dissolved if in a saturated solution solute is dissolved by increasing temperature, solute is dissolved by increasing temperature and then temperature is suddenly decreased to the original temperature and then temperature is reduced, temperature is decreased to suddenly decreased to original temperature and then temperature is suddenly decreased to original temperature because of which precipitation will start. सर आपकी वॉइस लैग कर रही है तो आपने ओरिजिनल टेम्परेचर के आगे क्या बोला? सडनली डिक्रीज टू ओरिजिनल Original temperature because of which precipitation will start. Because of which precipitation will start. So till the time precipitation is going on. So till the time precipitation is going on, this solution is referred as supersaturated solution. So till the time precipitation is on, this solution is referred as supersaturated solution. वैसे समझिए इस बात को, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि पहले एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज करके और सॉल्यूट डिसॉल्व कराया, फिर एकदम से टेम्परेचर डिक्रीज करा के ओरिजिनल टेम्परेचर पे ले आए। तो जितनी देर तक प्रेसिपिटेशन चलता रहेगा उतनी देर तक इस सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात? अब इसमें जो की वर्ड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना है, दैट की वर्ड इज कि सॉल्यूशन के अंदर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप टेम्परेचर नहीं लिख रहे हैं तो आप एक सॉल्यूशन जो आपको दिया गया है उसी को सैचुरेटेड भी कह सकते हैं, उसी को अनसैचुरेटेड भी कह सकते हैं और उसी को सुपर सैचुरेटेड भी कह सकते हैं। सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है। मैंने आपसे बोला कि अगर हमने टेम्परेचर नहीं मेंशन किया हुआ है किसी भी सॉल्यूशन में तो टिल द सर टाइम अभी भी लैग कर रही है। तो अगर किसी सॉल्यूशन के केस में टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर रहे हो तो सेम सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड कुछ भी बोल सकते हो।
ये पॉइंट समझ में आया? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी चेंज करती है। तो अगर हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एग्जांपल से बताऊं कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन 20 डिग्री सेल्सियस पे 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई सॉल्यूशन सपोज करो सैचुरेटेड है, 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, तो उसी सॉल्यूशन को आप फर्दर टेम्परेचर लेट से 25 डिग्री सेल्सियस ले लो, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे उसी सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, और 15 डिग्री सेल्सियस पे सेम सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट मेंशन कर लीजिए नीचे अलग से नोट बना के। A same solution can be saturated, unsaturated or supersaturated depending upon temperature. So if a solution is saturated at T degree Celsius, then same solution is unsaturated at a temperature more than T degree Celsius and supersaturated at a temperature less than T degree Celsius. ये पॉइंट समझ आया? मैंने आपसे बोला कि अगर कोई एक सॉल्यूशन T डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड है तो T डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे उसी सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, और T डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे सेम सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो अगर मान लो मैंने बोला कि 20 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा के लेट से 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे आप और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, ये अनसैचुरेटेड हो गया। और सेम सॉल्यूशन का टेम्परेचर आपने अगर 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे वो सैचुरेटेड था, 15 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी वो कम हो जाएगी, तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना लिया गया। सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना लिया गया। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।